हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कॉबवेब मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसको हम कॉबवेब मॉडल भी कहते हैं और इसको कॉबवेब थ्योरम भी कहा जाता है। देखिए, ये मॉडल बेसिकली एक फ्लक्चुएशन को बताता है। ये दर्शाता है प्राइस के चेंज होने पर क्या फ्लक्चुएशन होते हैं क्वांटिटी और प्राइस के अंदर फर्दर, क्योंकि ये बेस करता है टाइम के ऊपर। तो इसमें हमेशा एक एक्शन के बाद नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट ईयर होता है। इसका बेस ही ये है, यानी आज अगर प्राइस, इस साल अगर प्राइस बढ़ गए तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो सप्लाई नेक्स्ट ईयर बढ़ेगी, क्योंकि इस बार तो सप्लाई हो गई इस साल जितनी होनी थी। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसलिए टाइम पर बेस करता है ये मॉडल, और ये बेसिकली फ्लक्चुएशंस को देखता है कि एक बार प्राइस के चेंज होने पर क्या फ्लक्चुएशन रहते हैं, और ये एक साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बन जाते हैं। इसीलिए इसको कॉबवेब कहा गया है। कॉबवेब हम लोग जो मकड़ी होती है उसके जाले को कहते हैं, गोल गोल जो जाला होता है। और कॉब इसलिए भी वेब कहते हैं, जनरली कॉबवेब इसलिए भी कहते हैं कि हम पुराने धूल मट्टी वाले जाले को जनरली कॉबवेब कहते हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से ये प्राइस और क्वांटिटी एक वेब की तरह काम करती चली जाती है, और सारा दारोमदार रहता है, सब डिपेंडेंसी रहती है प्राइस के एक्सपेक्टेशन पर। जो प्रोड्यूसर हैं वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा उस प्राइस के हिसाब से। अगर प्राइस घट रहे हैं तो हम सप्लाई को घटाएंगे, प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम सप्लाई को बढ़ाएंगे। ये मॉडल बेसिकली काफी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको एनालाइज किया था। उसमें आपके क्वेसिस भी हैं, रोनाल्ड क्वेस हैं, और वेस्ले लियोनटिफ हैं, उसके बाद निकोलास कार्डोर हैं, और इनके अलावा भी हैं और भी। ये मेन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको एनालाइज किया था। और खासतौर से जब कार्डोर ने एक पेपर लिखा 1934 के अंदर, जिसका नाम था एक क्लासिफैक्टरी नोट ऑन डिटर्मिनेटनेस ऑफ इक्विलिब्रियम, उस पेपर के अंदर इन्होंने बाकायदे इसके बारे में इसको एनालाइज किया, जिसकी वजह से इसको कॉबवेब नाम दिया गया। और जाहिर है लोगों में काफी इंटरेस्ट इस मॉडल के लिए आया। फिर उसके 4 साल बाद यानी 1938 के अंदर एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एम इजिकियल। उन्होंने द कॉबवेब थ्योरम के ऊपर पर्टिकुलर एक पेपर लिखा, और उसके बाद से इस मॉडल को एक फिनोमिना मिला और इसके डायग्राम्स पॉपुलर हो गए कि किस तरीके से कॉबवेब बनता है और किस तरीके से ये काम करता है। मॉडल शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कौन से स्टेप्स हैं जो इसमें एक वेब को बनाते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं। देखिए, इसको मॉडल को डिस्कस करने के लिए हम अपना कार्डोर वाला ही मॉडल लेंगे। कार्डोर ने जो इस पर डिस्कस किया था 1934 के अंदर, उन्होंने एग्जांपल लिया था कि मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यानी किसान है, फार्मर्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया था। तो हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि जाहिर है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बनेंगे तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से बनते हैं। वो हम यहां क्या लेके चलेंगे, देखिए, हम फार्मर्स को लेके चल रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए वेदर जो है वो अच्छा है, ठीक है, वेदर बहुत अच्छा है प्रोडक्शन के लिए। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं, और जिस साल वेदर बहुत अच्छा होता है, बारिश टाइम पर पड़ी हो और मौसम बहुत सही हो, सुटेबल हो फसल के लिए, तो क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इस बार। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, है ये बात। जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, और जो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मान लीजिए मार्केट के अंदर आप आलू खरीदने गए, पोटैटो, और हर जगह आलू ही आलू है, खूब आलू है, तो क्या होगा उससे, आलू अगर मार्केट में ज्यादा है तो जाहिर है कोई भी सेलर बहुत ज्यादा प्राइस नहीं मांग सकता ना, मत लूंगा, मैं दूसरे से ले लूंगा जो सस्ता देगा मुझे। तो सप्लाई के बढ़ने से प्राइस घटते हैं, कॉजेस फॉल इन प्राइस, हाई सप्लाई कॉजेस फॉल इन प्राइसेस। अच्छा, इस साल क्योंकि आलू के प्राइस बहुत कम रहे हैं तो सप्लायर डर गए, फार्मर डर गए, कहेंगे नहीं भाई प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, तो अब आलू को उगाने में तो कोई फायदा है नहीं। तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर काफी उसमें से फार्मर आलू को पैदावार ना करके कुछ और पैदा करेंगे,
अपनी जमीन में कुछ और बोएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये जो लो प्राइस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये जो लो प्राइसेस हैं ये क्या करेंगे, फिर जब प्राइस कम हो जाएंगे तो अगले साल सप्लाई घट जाएगी, फॉल इन सप्लाई, सप्लाई घट जाएगी अगले साल। अब मान लीजिए सप्लाई घट गई, अब क्या होगा, जब सप्लाई कम होने लगी तो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, सप्लाई कम है, शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज हो रही है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के जो लोग हैं इस शॉर्टेज की वजह से, शॉर्टेज इन सप्लाई, इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर, और राइस इन प्राइस, जगह प्राइस बढ़ने लगेंगे, अगले साल प्राइस फिर बढ़ने लगेंगे उसके। और जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी इंक्रीजेस, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस the quantity supplied will also be increases, law of supply ना, there is a direct relationship between the price and the quantity supplied। तो जैसे ही अब यहां पर प्राइस बढ़े, हाई प्राइस, इससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर बहुत सारे प्रोड्यूसर जो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी आलू प्रोड्यूस करने लगेंगे, और जो पहले से कर रहे थे वो ज्यादा कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, अब ये इक्विलिब्रियम से भी ऊपर चली जाएगी, और जब उससे भी ज्यादा जाएगी तो फिर हम यहीं आ जाएंगे, सप्लाई बढ़ी, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर फिर प्राइस जो है वो गिर जाएंगे, और जब प्राइस गिरेगी बहुत ज्यादा तो नेक्स्ट ईयर वाले सोचेंगे भाई ये प्राइस बहुत कम है, सप्लाई कम कर दो, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर प्राइस बढ़ने लगेंगे, जब प्राइस बढ़ेंगे तो फिर सप्लाई, तो ये एक साइकिल बनती जाती है। अब ये साइकिल या तो इधर से अंदर की तरफ आएगी या अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, तभी तो कॉबवेब बनेगा ये। अब वो किस तरह जाएगी, कैसे ये काम करेगा, इसको हम अलग अलग 3 जगह डिस्कस करेंगे। यानी ये जो फ्लक्चुएशन है, ये 3 तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन, पहला कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होता है। अब मैंने बताया ना कि एक तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और एक बाहर से अंदर की तरफ आएगा, मतलब जो होते हैं ना, एक तो इस तरह का कॉबवेब बनता है या एक इस तरह का बनता है। तो जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वो कहलाता है कन्वर्जेंट, ठीक है। और जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। देखिए ये वर्ड अपने आप बता रहे हैं ना आपको, कन्वर्ज करीब आना, मिलाना, डाइवर्ज अलग कर देना, डाइवर्ज हो जाना। अब ये एक रास्ता आ रहा है, 2 हो गए तो यहां से रास्ता डाइवर्ज हो गया, है ना। कन्वर्ज जहां पर 2 रास्ते आकर एक जगह मिल रहे हो, ठीक है। तो ये अपने आप आपको बता रहा है कि कौन सा फ्लक्चुएशन कैसा है। कंटिन्यूअस के अंदर होता है कि जो कहीं नहीं जाता, एक ही उस पे चलता रहता है, कंटिन्यूअस एक ही सर्किल पे घूमता रहता है, तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। तो पहले हम कंटिन्यूअस देखें डायग्राम से, उसके बाद फिर हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को देखेंगे। इसके अंदर इलास्टिसिटीज जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। देखिए इलास्टिसिटी मैं पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूं, यहां मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस एक बात याद रखिए आप, ये जो आपका क्वांटिटी वाला कर्व है, इसकी तरफ जो भी कर्व टिल्ट होगा वो ज्यादा इलास्टिक होता है। मान लीजिए सप्लाई है, ये सप्लाई है, तो सप्लाई ज्यादा इस वक्त इलास्टिक है, और अगर सप्लाई ऐसे है तो कम इलास्टिक है। इसी तरीके से डिमांड अगर यूं है तो ये ज्यादा इलास्टिक है, और अगर यूं है तो कम इलास्टिक है। इस बात को आप याद रखिएगा। कंटिन्यूअस इसलिए बनता है
क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। यानी जो दोनों जो कर्व है हमारा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये बेसिकली क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया। ये दोनों कर्व की जो इलास्टिसिटीज हैं वो बराबर है, यानी प्राइस के चेंज होने पे जितना असर डिमांड पर पड़ रहा है उतना ही परसेंट असर सप्लाई पर पड़ रहा है। इस केस में मान लीजिए ये आपका इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस थे, ठीक है। अब किसी वजह से सप्लाई बढ़ी, सप्लाई जो है वो अब अच्छा था, सप्लाई जो है वो बढ़कर यहां आ गई। वेदर अच्छा था जिसकी वजह से सप्लाई हमारी बढ़ गई। जब सप्लाई यहां आ गई, जो क्वांटिटी पहले यहां थी वो क्वांटिटी बढ़ गई है, वो क्वांटिटी बढ़ गई ना आपकी, इक्विलिब्रियम यहां थी, अब क्वांटिटी आपकी यहां आ गई। ये क्या करेगी कि आपके प्राइस को घटा देगी। प्राइस आपके यहां थे, अब ये प्राइस यहां से यहां आ गए। वेदर अच्छा हुआ, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई पहले यहां थी, अब सप्लाई यहां आ गई, ठीक है। प्राइस हमारे ऊपर चले गए थे। अब जब सप्लाई बढ़ी हमारी तो प्राइस घटने चालू हो गए। क्यों? क्योंकि सप्लाई इतनी बढ़ गई है, इसकी वजह से प्राइस घटे ही। ये प्राइस यहां से यहां आ गए। जब प्राइस घट गए तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जो प्रोड्यूसर है वो अब कम प्रोड्यूस करेंगे, या कुछ प्रोड्यूसर मार्केट छोड़ जाएंगे क्योंकि प्राइस घट गए, उनको अब नुकसान है। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो सप्लाई कम होगी। प्राइस कम हो गए, सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब ये सप्लाई जो है वो लौटकर यहां आ जाएगी। जब ये सप्लाई यहां आ जाएगी तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे, और प्राइस फिर हल्के हल्के वो इक्विलिब्रियम से ऊपर यहां पर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई फिर बढ़ा देंगे प्रोड्यूसर, कहेंगे वाह और पैदा करो, और जब वो प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर फिर कम हो जाएगी। और इस तरीके से ये काम करता चला जाएगा कंटिन्यूअस। यानी एक ही उस पर देखिए, वो जो 4 स्टेप मैंने बताए थे वही चारों स्टेप हर जगह काम करेंगे, कंटिन्यूअस में भी, डाइवर्जेंट में भी और कन्वर्जेंट में भी, ठीक है। अब ले हम अब दूसरा ले कौन सा? कंटिन्यूअस, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हम कन्वर्जेंट लेते हैं। कन्वर्जेंट कौन सा होता है? कन्वर्जेंट होता है जब आप कन्वर्ज कर रहे हो, यानी कोई चीज एक जगह आकर मिल रही हो, यानी हमारा वो अंदर वाला वो कॉबवेब बनेगा। ये कब होता है? ये होगा जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से ज्यादा होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब डिमांड कर्व ज्यादा स्टीप हो जाएगा क्वांटिटी की तरफ, तो ये हमारा डिमांड कर्व आ गया, ठीक है। और सप्लाई कर्व क्योंकि कम इलास्टिक है तो वो थोड़ा स्टीप हो जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। अभी तो आप इक्विलिब्रियम पर थे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आप थे और मौसम खराब हो गया। मौसम खराब की वजह से प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाया मार्केट में। जब मार्केट में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो सप्लाई कम हो गई और प्राइस बढ़ने चालू हो गए। जब प्राइस बढ़ गए तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर देखेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है तो हम भी प्रोड्यूस करें और ज्यादा, और जो नहीं कर रहे थे वो भी इसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो नेक्स्ट ईयर सप्लाई बढ़ जाएगी, यहां की जगह सप्लाई यहां आ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अब सप्लाई बढ़ गई और मार्केट में बहुत प्रोडक्ट है तो फिर उसके प्राइस घटने चालू हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे, है ना। और जब वो प्राइस नीचे हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर नेक्स्ट ईयर क्या करेगा? सप्लाई को कम कर देगा। सप्लाई कम करेगा तो प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर से प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होंगे तो फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो है ये इस तरह काम करता रहेगा। और ये कब तक काम करेगा? जब तक आप इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। यानी ये प्रोसेस काम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा उस वक्त तक जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है। तीसरा है डाइवर्जेंट। बिल्कुल सेम वही है, लेकिन क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होती है तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटीज को इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कहां ज्यादा है क्या कम है, उसी से काम बनेगा। यहां जो सर्किल चलता है उसी से चलता है। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है तो जो सप्लाई कर्व है आपका वो टिल्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, और जो आपका डिमांड कर्व है वो इधर टिल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस में आप मान के चलिए कि यहां पर आपका सिस्टम है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ, मान लीजिए हालात अच्छे हुए, तो आपने यहां पर आगे सप्लाई बढ़ा दी, आपने यहां पर आ जाएंगे आप, सपोज कर लीजिए, है ना। और जब सप्लाई बढ़ी तो यहां आएगा, ये सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेंगे, ये प्राइस घट गए आपके। जब प्राइस घटे तो अगले साल प्रोड्यूसर क्या करेंगे? कम प्रोड्यूस करेंगे, वो इसको यहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे इसको। और जैसे ही सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे, यहां जाएंगे। और जब प्राइस बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे? अपनी सप्लाई को और बढ़ाना शुरू कर देंगे, यहां ले आएंगे। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्वांटिटी घट जाएगी, वो प्राइस घट जाएंगे। जब प्राइस घटेंगे तो सप्लाई कम करेंगे वो। और इस तरीके से ये इस तरह से काम करता चला जाएगा और करता रहता है जब तक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ना आ जाए। कहीं कहीं मार्केट कोलैप्स भी हो जाती है। तो ये बेसिकली किस तरह काम करता है? ये यहां से शुरू होगा और ये यूं काम करता चला जाएगा। तो इसीलिए इसको डाइवर्जेंट फ्लक्चुएशन कहा जाता है। ठीक है। कंटिन्यूस हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। कंटिन्यूस में एक ही उस पर काम करता है, सर्किल पे काम करता है। कन्वर्जेंट के अंदर बाहर से अंदर के लिए आता है, वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होती है। और डाइवर्जेंट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, जहां पर ये किस डाइवर्ज होता चला जाता है। ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे शॉर्ट रन के अंदर जनरली सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। सप्लाई जो होती है शॉर्ट रन के अंदर वो इनइलास्टिक होती है। जनरली प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस का, कि क्या प्राइस है क्या है। ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहां भी एक तरीके का साइक्लिकल ही बन जाता है, बढ़ता भी है घटता भी है। अब मान लीजिए ये आपका पहले इक्विलिब्रियम था, ठीक है। अब किसी वजह से आपने वो वेदर कंडीशन अच्छी हुई और आपने सप्लाई यहां से यहां कर दी। सप्लाई आपकी बढ़ेगी वेदर कंडीशन की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनइलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनइलास्टिक होती है शॉर्ट रन के अंदर। जब आप यहां आ गए तो यानी सप्लाई बढ़ी तो आपका इक्विलिब्रियम ये बन गया। अगर आपका इक्विलिब्रियम बन गया, मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देंगे। जब वो सप्लाई कम करेंगे तो मान लीजिए उन्होंने सप्लाई यहां कर दी, ठीक है। जब सप्लाई यहां हो गई, कम हो गई, तो प्राइस बढ़ना चालू हो जाएंगे, यहां आ जाएगा प्राइस। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो वो फिर अपना इसको बढ़ा देंगे प्रोडक्शन को।
प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस घटने लगेंगे, और इस तरीके से ये शॉर्ट रन में भी काम करता चला जाता है। और ये दोनों चीजें यहाँ इधर जाएगी या इधर जाएगी, इसमें जर्नली हमारा एक कंटिन्यूस टाइप का ही होता है, लेकिन और डिस्कस करेंगे इसको तो और आगे पीछे बढ़ेगा। जनरली शॉर्ट रन में यही होता है, और लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया 3 हो जाते हैं, कन्वर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आसान और छोटा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो 4 स्टेप्स जो है उनको समझ लीजिए और वो ही एक साइकिल बनाते चले जाते हैं, चाहे वो अंदर आ रहे हो या बाहर जा रहे हो या एक ही सर्कल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।